हेलो दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आप लोग बीटेक थर्ड ईयर में हैं और आपका सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और सब्जेक्ट का कोड है BCS 601, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही जगह पे आप लोग आए हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग टोटल इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कवर करेंगे, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा और अच्छे से करेंगे इस सब्जेक्ट को, क्योंकि लास्ट ईयर जो इस सब्जेक्ट का जो पेपर आया था वो थोड़ा सा टफ आया था, बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम लोग सारे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो पहले आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर इस सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट का नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सब्जेक्ट का कोड आप लोग देख ही सकते हैं, BCS 601। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम है वो होता है सब्जेक्ट के बारे में जानना, ताकि हम लोग उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकें। तो इस सब्जेक्ट को भी हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ टू वर्ड्स है, ठीक है। द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज इंजीनियरिंग। दो वर्ड्स का कंपोजिशन है, पहला सॉफ्टवेयर दूसरा इंजीनियरिंग, ठीक। तो क्या करते हैं आगे हम लोग कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड टू बी अ कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड, एसोसिएटेड लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कोड नहीं होता है, उसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि इसमें तो एक सबसे पहला जो है वो तो प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं, दूसरा जो है एसोसिएटेड लाइब्रेरीज होते हैं जो कि सपोर्ट फाइल्स होती हैं, तीसरा जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस होता है जो कि हमें गाइड करता है सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, ये सब चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उसके, ठीक है। तो आगे इसमें हम लोग कह सकते हैं सॉफ्टवेयर को कि ये कलेक्शन है कुछ चीज़ों का, जो कि प्रोग्रामिंग कोड्स हैं, उसकी लाइब्रेरीज हैं और डॉक्यूमेंटेशन है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं और बात करते हैं इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द डेवलपिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, ठीक है। तो जो हमारा इंजीनियरिंग है वो क्या है, हम लोग इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मेथड्स का यूज करके प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, सो वी कैन डिफाइन, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज एन इंजीनियरिंग ब्रांच एसोसिएटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक इंजीनियरिंग ब्रांच है जो एसोसिएटेड है किस चीज़ों से, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट से। और वो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो डेवलप किए जाएंगे वो डेवलप किए जाएंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के मेथड्स और प्रोसीजर्स का यूज करके, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आई होप कि आप लोग ये टॉपिक को समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे इसकी नीड क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमें ज़रूरत क्यों है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आखिर में ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम लोग आ गए हैं और देखते हैं कि हमें नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक के बारे में कि क्यों ज़रूरत है हमें इसकी, ठीक है। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है लार्ज सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या करता है ना, बड़े सॉफ्टवेयर्स के लिए प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, ठीक है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी ईजी हो जाती है, ठीक है। दूसरा इसका जो है वो है कॉस्ट। कॉस्ट मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाई डिफरेंट मीन्स, और अलग अलग तरीके से कॉस्ट मैनेजमेंट भी देखा जाता है इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं डायनेमिक नेचर। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसका नेचर डायनेमिक होता है। डायनेमिक नेचर का मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट में बार बार चेंजेस आती रहती हैं, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी कर लेता है, ठीक है। तो डायनेमिक नेचर इसका होता है। दूसरा बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बेटर प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइड्स बेटर एंड क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। तो ये क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इससे हमें क्या होता है कि बेटर प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं कस्टमर को, जो एंड यूजर होता है उसको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं वो अलग अलग लेवल्स पे उनको टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है, वो उसे टेस्ट करती है कि प्रोडक्ट कैसे है, कैसे काम कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। वो होता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट में आ गया, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग स्केलेबिलिटी की, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है स्केलेबल, ठीक है। तो इफ़ नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज इट शुड बी एबल टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस। अगर उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे अगर ज़्यादा लोग आते हैं,
जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन किया गया है 400 लोगों के लिए, उस पे मान लेते हैं कि 1000 लोग आ गए, ठीक है? तो वो अपने आप को मैनेज कर सके, स्केलेबल हो, उसको हैंडल करने के लिए उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है? वो आ गया हमारा स्केलेबिलिटी में, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि गुड सॉफ्टवेयर का, एक अच्छा जो सॉफ्टवेयर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग अब बात करते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर की, ठीक है? तो जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इन चीज़ों पे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो चीज़ है वो है ऑपरेशनल, ठीक है? दूसरा जो चीज़ है वो है ट्रांजिशनल, ठीक? तीसरा जो है वो है मेंटेनेंस, ठीक है? तीन चीज़ों पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो गुड है कि नहीं है, ठीक है? अच्छा है कि नहीं है, उस पे हम लोग डिफाइन करते हैं इन तीन चीज़ों के हिसाब से। पहला ऑपरेशनल, दूसरा ट्रांजिशनल और तीसरा मेंटेनेंस, ठीक है? तो ये बात करते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में एक एक करके। पहला जो था हमारा वो था ऑपरेशनल, ठीक है? तो ऑपरेशनल का है क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। ऑपरेशनल क्या करता है? इट टेल्स अस हाउ वेल सॉफ्टवेयर वर्क्स इन ऑपरेशन। मतलब कि जो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप हुआ है वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है? जिस तरीके से जिस काम के लिए उसको बनाया गया है वैसा वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑपरेशनल है कि नहीं, उस तरीके से उसको इसमें चेक किया जाता है, ठीक है? इट कैन बी मेजर्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इन चीज़ों पे उसको मेज़र किया जा सकता है, ठीक है? पहला जो है वो है हमारा बजट, ठीक है? बजट कैसा है? दूसरा है यूजेबिलिटी, ठीक है? वो कितना यूजेबल है। तीसरा इफ़िशियंसी, वो कितना अच्छे से काम कर पा रहा है, कितना उसका परफॉर्मेंस है। करेक्टनेस, वो कितना सही आउटपुट दे रहा है। फंक्शनैलिटी, वो कैसा फंक्शनल है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। डिपेंडेबिलिटी, वो किसी और चीज़ों पे तो डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद से तो काम कर रहा है ना सब, वो भी चीज़ें देखी जाती हैं। सिक्योरिटी कितना है उसका और सेफ्टी कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं ऑपरेशनल में, ठीक है? पहला टॉपिक था ऑपरेशनल, जो कि कैरेक्टरिस्टिक में आता है एक अच्छे सॉफ्टवेयर की। ऑपरेशनल हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है ट्रेडिशनल। दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन सॉफ्टवेयर इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, ठीक है? जब भी हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं वहाँ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म वो चीज़ है जिस पे हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है रन कर रहा है, ठीक है? उसको हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है? तो वो आता है ट्रेडिशनल के अंदर, ठीक है? और ये कुछ चीज़ों को कंसिस्ट करता है अपने अंदर, ठीक है? पहला जो है वो है पोर्टेबिलिटी। दूसरा जो है वो है इंट्रोपरेबिलिटी। तीसरा है रीयूजेबिलिटी। चौथा है अडेप्टेबिलिटी, ठीक है? तो पहला पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल है कि नहीं, ठीक है? फिर रीयूजेबिलिटी, वो दोबारा से उसको यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो भी देखा जाता है। इंट्रोपरेबिलिटी है, ठीक है? वो मतलब दूसरे लैंग्वेजेस के साथ कितना मेल जोल है उसका नहीं है, वो भी देखा जाता है। एडेप्टेबिलिटी में देखा जाता है वो कितना अडेप्ट कर पा रहा है जो अगले जो प्लेटफॉर्म पे भेजा गया है पिछले वाले से उस पे, ठीक है? तो इन चीज़ों को ट्रेडिशनल में देखा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पे जो कि है हमारा मेंटेनेंस, ठीक है? तो हमारा जो तीसरा था टॉपिक वो था मेंटेनेंस, ठीक है? तो दिस एस्पेक्ट ब्रीफ्स अबाउट हाउ वेल अ सॉफ्टवेयर हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेंटेन इटसेल्फ इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है? तो जो हमारा मेंटेनेंस है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो खुद को कितना मेंटेन कर पा रहा है, उसका कितना कैपेबिलिटी है मेंटेन करने का, ठीक है? जब उसके इन्वायरमेंट्स को बार बार चेंज किया जा रहा है, ठीक है? तो उसमें मतलब तीन चार चीज़ों को चेक किया जाता है। एक है हमारा मॉडुलैरिटी, फिर है मेंटेनेबिलिटी, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ठीक है? कितना फ्लेक्सिबल है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है? कितना खुद को मेंटेन कर पा रहा है जब हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो। और स्केलेबिलिटी का मतलब कि वो कितना स्केलेबल है, ठीक है? उस पर यदि ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं तो खुद को स्केलेबल बना पा रहा है कि नहीं, ठीक है? अब हम लोग आगे बात करेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की, ठीक है? तो जो हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है उसको मतलब तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के, ठीक है? तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो है हमारा वो तो हो गया प्रोग्राम, ठीक है? दूसरा जो है हमारा वो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स, ठीक? तीसरा जो है हमारा वो होता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तीन चीज़ें हो गई, पहला प्रोग्राम, दूसरा हमारा हो गया सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया ऑपरेशन
ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं आगे कि हमारा प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो प्रोग्राम जो है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड रिटन फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टास्क। जनरली इट कैन बी डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो प्रोग्राम है उसको हम लोग एक सबसेट के रूप में देखते हैं सॉफ्टवेयर का। ये क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है कोड का, ठीक है। और मतलब जो कोड होगा ना, ठीक है, प्रोग्राम का, उसको लिखा गया होगा किसी न किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, ठीक है। वो होता है हमारा प्रोग्राम। वो जो कोड होता है, कलेक्शन ऑफ कोड होता है, उस कोड को लिखा गया होता है किसी काम को करने के लिए, स्पेसिफिक काम को करने के लिए, ठीक है। वो होता है हमारा प्रोग्राम। दूसरा जो था हमारा कंपोनेंट, वो था हमारा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट, जिसमें कि हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जिसमें हम लोग कोड को डिज़ाइन कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है उस प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस यूज टू डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इन चीज़ों के लिए किया जाता है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत। इन 3-4 चीज़ों के लिए होती है। पहला डिज़ाइन, दूसरा कोडिंग, तीसरा टेस्टिंग और चौथा मेंटेनेंस, ठीक है। इन 4 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारा तीसरा है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे जाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कि उसमें होती ही हैं, कंफर्म होती हैं, ठीक है। होना ज़रूरी है वो, तभी उसको एक अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाएगा। पहला है एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसआरएस डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो गया, कोडिंग डॉक्यूमेंट हो गया, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं हर एक, जब काम हो जाती है तब। जैसे एनालिसिस हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, तब एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। फिर डिज़ाइन के टाइम पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, कोडिंग के टाइम पे होगा, फिर जब उसको टेस्ट किया जाएगा प्रोडक्ट को, तब उस टाइम पे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर की। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टू द सॉफ्टवेयर, हाउ टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर। सारी जो एक्टिविटीज़ हैं सॉफ्टवेयर की, उसको कंट्रोल करना है, कैसे करना है एक्टिविटीज़ को, उनका जो है इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, इसको 2 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। पहला है यूज़र मैनुअल, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर, कैसे यूज करना है सॉफ्टवेयर को, ठीक है, उसके स्टेप्स लिखे होते हैं। यूज़र मैनुअल जो आप लोगों ने देखा होगा, जो होता है जैसे मोबाइल खरीदा गया तो उसके बॉक्स में मिलता है, या फिर कोई भी डिवाइस खरीदेगा उसके बॉक्स में मिलता है, उसको यूज़ कैसे करना है उसमें स्टेप्स लिखे होते हैं, ठीक है। और ऑपरेशनल मैनुअल, ठीक है, इट टेल्स अस द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द डिवाइस एंड टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता है और उसके टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताता है ऑपरेशनल मैनुअल। ये 2 पार्ट्स हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के, जो पहला यूजर मैनुअल है, दूसरा है ऑपरेशनल मैनुअल, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा इवोल्यूशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो कैसे हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये एग्जाम में आए आपके, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिगिनस इन 1960s। ये 1960s में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो स्टार्टिंग है वो हो चुका था, जो बिगिनिंग है वो हो चुका था। द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैन बी गिवन एज फॉलोज। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ था, धीरे धीरे इवोल्यूशन कैसे हुआ था, हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो बने रहिए इसमें और हम लोग एंड तक इस पूरे यूनिट को कवर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो इसमें सबसे पहले जो था वो 1945 टू 1965 इसमें ओरिजिन हो चुका था, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ओरिजिन हो चुका था, द ओरिजिन ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो 1945 से 1965 के बीच में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका था ऑफिशियली, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो 1965 टू 1985 द सॉफ्टवेयर क्राइसिस, इसमें क्या हुआ था कि सॉफ्टवेयर के क्राइसिस हुए थे, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बिकेम फेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे सॉफ्टवेयर के फेल होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे हम लोग, तो देखते हैं कि 1990 टू 1999, ठीक है, 1990 और 1999 के बीच में इंटरनेट एरा आया था, इंटरनेट एरा, ठीक है। ये इसी के बीच में इंटरनेट एरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बात करते हैं हम लोग आगे। तो
2000 टू 2015, ठीक है। लाइट वेट मेथडोलॉजीज, लाइटर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर्स इस समय आए थे, ठीक है। सॉफ्टवेयर के जो लाइटर वर्जन थे, बहुत ही बड़े सॉफ्टवेयर नहीं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इस समय पे आए थे 2000 टू 2015, ठीक है। बात करते आगे 2010 से, मतलब 2010 टू टिल डेट अभी तक। तो अभी तक बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जैसे कि AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML हो गया, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है। ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो अभी तक आ चुकी हैं हमारे, और भी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि 1965 टू 1985 के बीच में सॉफ्टवेयर क्राइसिस हुए थे, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स फेल हो गए थे इस पीरियड में, 1965 टू 1985 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आया था इंटरनेट एरा 1990 टू 1999 के बीच में। तो आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस की। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो हमारा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रेज्ड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पीरियड, ठीक है। तो ये क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो हमारा, वो क्या है, एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो कि रेज हुआ है, मतलब कि जो आता है जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है, उस टाइम पे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनका एक सेट है सॉफ्टवेयर क्राइसिस, ठीक है। तो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी अराइज ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ कंप्यूटर पावर, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पीरियड में आती हैं, ये अराइज इसीलिए होती हैं जब कंप्यूटर पावर बढ़ता है तब, दूसरा है जब टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट होता है, मतलब जो टेक्नोलॉजीज़ पे जिस पे काम हो रहा था सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पीरियड में, अगर उसकी टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट आ गया तो उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, वो भी उसके वजह से भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकता है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर क्राइसिस की, तो जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वो पहले से भी होती हैं, जिनको हम लोग जिन पे भी काम नहीं हुआ है वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस में, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पीरियड के टाइम पे वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीज प्रॉब्लम्स इफ रिमेन अनसॉल्व्ड, अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया, वैसे ही रह गई, तो क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, उसमें ये लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो इनकम्प्लीट होगा उसका, या फिर अगर वो डेवलप हो भी जाता है तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसके परफॉर्मेंस में दिक्कत होगी, उसके और भी जो चीज़ें हैं फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आएगा, ऑपरेशनल अच्छे से नहीं होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस को, जो उसके प्रॉब्लम्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पीरियड के टाइम पे, उन्हें सॉल्व करना ज़रूरी होता है उसी टाइम पे, ठीक है। जिससे कि जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से डेवलप हो और जो कस्टमर जैसा सॉफ्टवेयर चाहता है वैसा उसको मिले, उसके रिक्वायरमेंट्स मीट हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रीजन्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस की सॉफ्टवेयर क्राइसिस आखिर होता क्यों है, ठीक है। तो पहला जो है द प्रॉब्लम ऑफ स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो जो स्केलेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला वो चीज़ होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो स्केलेबल है कि नहीं, और स्केलेबल और स्केलेबिलिटी का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव, दूसरा जो है सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव है तो भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। तीसरा है सॉफ्टवेयर इज लेट, अगर सॉफ्टवेयर टाइम पे नहीं है, टाइम पे नहीं बन पा रहा है, जो उसका टाइमलाइन दिया गया था जिस पे सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट को बना करके डिलीवर करना था कस्टमर को, तो अगर सॉफ्टवेयर लेट है तो भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकता है। सॉफ्टवेयर इज अनरिलायबल, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं है। इनकन्सिस्टेंट प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का वो इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, तो भी हो सकता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, अगर प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ना हो तो भी हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकता है। जैसे कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा हो उस समय पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो, अगर उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ना हो, उसको सॉल्व ना किया जाए टाइम पे, तो भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग, कोड वाज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, ठीक है। तो जो कोड है अगर उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो रहा है तो भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकती है। बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बात करेंगे तो रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर बजट, सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि सॉफ्टवेयर के बजट में रिडक्शन करो, ठीक है, कम करो उसको। दूसरा है क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को क्वालिटी, एक अच्छे क्वालिटी का बनाओ, ठीक है।
उसमें टेस्टिंग वगैरह टाइम पे हो, सब कुछ टाइम पे हो, सारी चीज़ें हो, तो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है। प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग शुड बी डन, ठीक है। तो एक प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग होना चाहिए फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है उसको समय पे कंप्लीट किया जा सके। और फिर आगे चौथा पॉइंट वो कह रहा है कि एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स रिक्वायर्ड, जो टीम मेंबर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, ठीक है। तभी एक अच्छे से सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है। सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवरेबल, और ये डिलीवरेबल होना चाहिए, एंड यूजर तक पहुंचने वाला होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। और अगला टॉपिक जो है हमारा है वो है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि कभी 7 नंबर में भी पूछ ले, तो इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस हमारा, इट इज़ अ प्रोसेस विच मेजरली इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है अपने अंदर में। पहला कंप्यूटर साइंस, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। और जो हमारा कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है साइंस को, मैथमेटिक्स को और इम्पेरियल नॉलेज को, ठीक है। बात करते हैं हम लोग आगे इसके दूसरे पॉइंट की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस की। तो इट मेजरली इंक्लूड्स कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंक्लूड करता है, इसमें जो इंक्लूड होने वाली चीज़ें जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो चीज़ें होती हैं, एक तो कंप्यूटर होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनको यूज करके हम लोग एप्लीकेशंस को बनाते हैं। और जो हमारा कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, ये क्या होता है कि मशीन और हार्डवेयर्स को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को। इट इम्फेसाइजेस ऑन क्वालिटी डोमेन स्पेसिफिक पीपल, ठीक है, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। ये जो होता है ये इम्फेसाइज करता है क्वालिटी डोमेन स्पेसिफिक पीपल को, ठीक है। मतलब कि जो आदमी है, जो पीपल है, जो पर्सन है, जिस जिस काम में उसका जो इंटरेस्ट है उसी काम को उसमें कराया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में, ठीक है। और प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस कब चल रहा है, जिससे कि जो डिफेक्ट है उसको कम से कम किया जा सके। फिर है तीसरा पॉइंट कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस का, इसमें क्या है, इट जनरली इम्फेसाइजेस ऑन मास प्रोडक्शन डोमेन स्पेसिफिक कंपोनेंट, ठीक है, ये मास प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करता है। चौथा पॉइंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस की, वन मूव्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन टू एब्स्ट्रैक्ट कोड, ये एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन से एब्स्ट्रैक्ट कोड की तरफ मूव करता है, ठीक है। क्या, कौन सा, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन टू एब्स्ट्रैक्ट कोड का मतलब क्या होता है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन का मतलब होता है ना कि जो प्रॉब्लम है हमारे माइंड में, ठीक है, या फिर जो प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको सबसे पहले डिज़ाइन करना, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम लोग कि प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो कि कोड के फॉर्म में होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके, ठीक है। तो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन टू एब्स्ट्रैक्ट कोड, ठीक। चौथे में इसमें बोल रहा है कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस में वन मूव्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन टू कंक्रीट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन से कॉन्क्रीट प्रोडक्ट पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन टू एब्स्ट्रैक्ट कोड था हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में। और इसमें जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन टू कॉन्क्रीट प्रोडक्ट। इसमें क्या था, हम लोग कोड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकली अवेलेबल होगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में है, तो सॉफ्टवेयर को तो ना ही हम लोग टच कर सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं, वो मतलब फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, बट वो काम करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में। लेकिन इसमें हम लोग फिजिकली अवेलेबल रहेगा हार्डवेयर के फॉर्म में, इसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो है हमारा पाँचवा टॉपिक, सॉरी पाँचवा जो हमारा पॉइंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में, इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो रिमोट होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में तो रिमोट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट ईयर, यहाँ पे क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है।
तो जो हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है वो क्या होता है? अच्छा, तो वैसे तो नाम से तो नहीं पता चल रहा क्या है, लेकिन प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहे हैं, ठीक है, वो हर जगह के लिए एक ही तरीके से डिज़ाइन होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे कोको कोला कंपनी है, ठीक है, तो वो जो बनाती है कोको कोला, ठीक है, उसका जो फ्लेवर है या फिर जो उसका बॉटल का स्ट्रक्चर है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, तो वो क्या होता है, वो सब कुछ सेम होता है, कहीं भी बिकेगा, किसी भी देश में बिकेगा, किसी भी कस्टमर के लिए बिकेगा, किसी को भी ख़रीदना है तो वही ख़रीदता है। ये नहीं कि अगर किसी को ख़रीदना है अमेरिका में तो उसको एक अलग तरीके का बना के दिया जाएगा, इंडिया में लोगों को ख़रीदना है तो उसको अलग तरीके से बना के दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, हर जगह सेम होता है। तो वही होता है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे रिमोट होता है और यहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में, ठीक। यहाँ मुझे आई होप कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग देख लीजिए इस टॉपिक को कि ये क्या है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर फीचर्स दैट फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल्स। समझ में आया? नहीं आया होगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर फीचर्स दैट फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल्स। ये क्या है एक्चुअली, क्या है ना कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल्स है ना, इसको सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस को इसमें मेज़र किया जाता है, ठीक है, कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट यही है। अगर इसका हाई स्कोर आता है, जैसे कि लिखा है हाई स्कोर इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एश्योर दैट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। अगर इसका हाई स्कोर आता है टेस्टिंग के बाद, ठीक है, इसका मेजरमेंट के बाद अगर अच्छा स्कोर आता है, हाई स्कोर आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो परफॉर्म करेगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से क्लाइंट ने अपने स्पेसिफिकेशंस को बताया था कि उन्हें किस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए, उसी तरीके से ये परफॉर्म करेगा अगर उसका हाई स्कोर आता है तो मेजरमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वेरियस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर एज फॉलोज। जो वेरियस इसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आइए देखते हैं। पहला है हमारा सेफ्टी, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा रिलायबिलिटी, रेजिलियंस, रोबस्टनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये 10 चीज़ें हैं, 10 को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी का मतलब होता है कितना हमें सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, वो हमारा होता है सेफ्टी। दूसरा है सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी में मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर को हैक होने से या फिर डेटा चोरी होने से बचाया जा सके, उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो आसानी से हैक ना हो और उसमें जो डेटा है वो कोई स्टील ना कर पाए, ठीक है। तीसरा है रिलायबिलिटी, ठीक, मतलब कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बार बार सही तरीके से काम करे बिना फेल हुए, वो हम लोग उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। मतलब होता है कितना विश्वसनीयता होता है, ठीक है, इसका मतलब। तो सॉफ्टवेयर बार बार सही तरीके से काम करे बिना फेल हुए, वो हमारा होता है रिलायबिलिटी। फिर हमारा रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है रिकवरी, ठीक है, कि मतलब वो कितना फास्ट रिकवर कर रहा है क्रैश होने के बाद। अगर सिस्टम क्रैश हो जा रहा है तो कितनी जल्दी रिकवरी हो सकती है, वो होता है हमारा रेजिलियंस, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग रोबस्टनेस की। रोबस्टनेस का मतलब होता है मजबूती, कितना मजबूत है, ठीक है, कितना स्ट्रेंथ है उसके, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, सॉरी, कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा सॉफ्टवेयर, वो होता है हमारा रोबस्टनेस। अगर गलत इनपुट भी दिया जाए उसमें, ठीक है, अगर इनपुट रॉन्ग दिया जाए उसको, फिर भी सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होना चाहिए, वो होता है हमारा रोबस्टनेस। ये भी चेक किया जाता है सॉफ्टवेयर के मेजरमेंट के टाइम पे, ठीक है। अगला जो है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है उसको समझना आसान हो, ठीक है, यूजर्स के लिए भी और डेवलपर्स के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। हमारा सातवां जो है वो है हमारा टेस्टेबिलिटी, ठीक है। तो टेस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि टेस्टिंग में आसानी हो, ठीक है, इसको आसानी से टेस्ट किया जा सके, वो होता है हमारा टेस्टेबिलिटी। फिर है हमारा एडेप्टेबिलिटी।
एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि नए इन्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को मतलब ये चेंज कर सके, ठीक है, वो होता है हमारा एडेप्टेबिलिटी। फिर हमारा मॉड्यूलरिटी, ठीक है। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि मॉड्यूल्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, ठीक है, सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया हो, ठीक है। जैसे कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें लॉगिन वगैरह है और पेमेंट वगैरह की चीज़ें हैं, तो उसको लॉगिन मॉड्यूल और पेमेंट मॉड्यूल में अलग अलग बांटा गया हो उस तरीके से, तो हमारा हो गया मॉड्यूलरिटी। फिर है हमारा लास्ट जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। तो सॉफ्टवेयर जितना कम कॉम्प्लेक्स होगा उतना बेहतर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि हार्ड ना हो, सिंपल कोड हो, ईजी से मेंटेन किया जा सके, यूजर्स के लिए भी ईजी हो और डेवलपर्स के लिए भी ईजी हो, ठीक है, तो होता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो कम होना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। तो मुझे आई होप कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे और कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये है क्या? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ना वो एक फ्रेमवर्क है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिससे कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके फेजेस की बात करेंगे, फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसके कितने फेजेस होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये है इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत। तो सबसे पहला है प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। दूसरा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे घूमता है, ठीक है, प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, फिर डिज़ाइनिंग, फिर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रोडक्ट को जो बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करना है, उसका सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है। फिर फिजिबिलिटी स्टडी होती है, कि फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जिसका हम लोग डेवलपमेंट करेंगे वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ों पे चेक किया जाता है, जैसे कि एक तो टेक्निकली चेक किया जाता है, दूसरा बजट चेक किया जाता है कि प्रोजेक्ट इतने बजट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सारी चीज़ें इस फिजिबिलिटी स्टडी में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट क्या है, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज़ पे बनाना है, ठीक है, तो वो होता है। और उसमें एनालिसिस किया जाता है उस रिक्वायरमेंट का, उसको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसको एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग प्रोसेस, उसके बाद उसको क्या किया जाता है? डिज़ाइन किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? उस डिज़ाइनिंग के बेसिस पे क्या होता है? कोडिंग किया जाता है और उस कोडिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर उस कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग पास होने के बाद उसको डिप्लॉय किया दिया जाता है और उसकी मेंटेनेंस होती है, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, लास्ट स्टेप, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं, एक एक फेजेस को अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक टॉपिक को अच्छे से। पहला जो है फेज़ वो है प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी। दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ द SDLC। इन दिस फेज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान्ड। इसमें क्या होता है? ये हमारा सबसे इनिशियल फेज है, सबसे फर्स्ट पेज है, फर्स्ट फेज है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप है और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको यहाँ पे क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। इसके बाद क्या होता है? प्लानिंग के बाद आफ्टर दिस द फिजिबिलिटी इज ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक बजट ETC और चेक। ये सब चीज़ों को चेक किया जाता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है क्या वो लिमिटेड बजट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और लिमिटेड टाइमलाइन पे हो पाएगा कि नहीं। ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी में। दूसरा जो फेज़ है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। इस फेज़ में क्या होता है? रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है और उसकी एनालिसिस की जाती है। It consists of meeting stakeholder, interviews, workshops for gathering requirement, ठीक है।
इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो जितने भी लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सब स्टेक होल्डर में आते हैं, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए, जो प्रोजेक्ट में काम करेंगे वो सभी लोग हो गए, जो उनके ऊपर हैं, ठीक है, वो भी लोग हो गए, सब लोग स्टेक होल्डर में आते हैं। जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट से इफेक्टेड हैं, ठीक है, मतलब उसके अंडर में आएंगे उस प्रोजेक्ट के, वो सब लोग स्टेक होल्डर होते हैं। दूसरा है इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाना, ठीक है। फिर वर्कशॉप्स फॉर गैदरिंग रिक्वायरमेंट, फिर वर्कशॉप्स भी किए जाते हैं जिससे कि रिक्वायरमेंट को, रिक्वायरमेंट है क्या, सबसे पहली बात, रिक्वायरमेंट वो है जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा है, किस काम के लिए बनाया जा रहा है उस सॉफ्टवेयर को, वो होता है रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए कि आप कस्टमर हैं, आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट चाहिए, जिससे कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिस पे मैं एआई क्रॉप डिटेक्शन कर सकूं, ठीक है। तो क्या है, वो आपका एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो होता है हमारा रिक्वायरमेंट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है, ठीक है, और उसकी एनालिसिस की जाती है। फिर उसके बाद आते हैं तीसरे फेज़ पे, जो कि है हमारा डिज़ाइनिंग फेज़, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग फेज़ में क्या होता है, इन दिस फेज़ द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड, डॉक्यूमेंटेड एंड रिव्यूड। तो इसमें क्या होता है कि जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस एंड आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोडक्ट आर क्रिएटेड, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसको क्रिएट किया जाता है, आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, और उसको रिव्यू किया जाता है, ठीक है। डिज़ाइनिंग में ये सारी काम होता है, क्रिएट किया जाता है किसको, आर्किटेक्चर को, प्रोडक्ट का, ठीक है, और स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को, उसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। ऑन द पेपर होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको रिव्यू किया जाता है कि हाँ ये कितना अच्छा है, कितना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, फोर्थ फेज़ है ये। इन दिस फेज़ ऑल द डिज़ाइंड मॉड्यूल्स आर इम्प्लीमेंटेड, ये हमारा कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि जितने भी डिज़ाइंड मॉड्यूल्स हैं उनको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके, ठीक है। दी सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन इज डन इन दिस फेज, और उसके बाद से सेलेक्ट किया जाता है कि इसको किस प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करना है। जो कोड हुआ है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके कोडिंग की गई है, उसको किस प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी जो डिस्कशंस हैं वो इस फेज़ में होती हैं, फोर्थ फेज़ में, जो कि है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पाँचवें फेज़ पे चलते हैं। अगला जो है हमारा वो है टेस्टिंग, ठीक है, पांचवा फेज है। इन दिस फेज द क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस टीम, ठीक है, एग्जीक्यूट्स द टेस्ट। ये जो टीम होती है ना, क्वालिटी एश्योरेंस टीम, ठीक है, वो क्या करती है, टेस्टिंग का काम करती है, टेस्ट को एग्जीक्यूट करती है। प्लान टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को इवेलुएट करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कि कैसा बना है, उसका क्वालिटी कैसा है, तो एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है क्यूए के द्वारा, ठीक है, इस फेज में, टेस्टिंग वाले में। दिस फेज कंसिस्ट फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इन द सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है कि इस फेज में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या बग्स हैं उनको फाइंड किया जाता है और उनको फिक्स किया जाता है टेस्टिंग वाले फेज में। अगला जो है हमारा सिक्स्थ नंबर, जो सिक्स्थ फेज है, लास्ट फेज है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। आफ्टर टेस्टिंग ऑल द फेजेस, इफ द सॉफ्टवेयर इज गुड टू गो, द एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड ऑन द लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि जितने भी टेस्टिंग होते हैं उन सभी टेस्टिंग के बाद अगर सॉफ्टवेयर अच्छा है तो फिर क्या किया जाता है, उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे, ठीक है, जिससे कि वो रन करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मेंटेनेंस। द मेंटेनेंस फेजेस डील्स विथ मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस फेज डील्स, ये डील करता है मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का, और दूसरा अपडेट करने का, टाइम टाइम पे अपडेशन होता रहता है, जिससे कि सिक्योरिटी के रिस्क कम रहते हैं, कि सिक्योरिटी रिस्क कम रहता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इजीली हैक नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वो अच्छे से चलता रहेगा, अच्छे से परफॉर्मेंस भी देता रहेगा, ठीक है। तो अपडेट करना जरूरी होता है उसमें। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, इफ़ एनी एरर अकर्स, कोई भी एरर आता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंटेनेंस टीम टू फिक्स ऑल द एरर्स। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेंटेनेंस टीम्स की होती है, टू फिक्स ऑल द एरर्स, सभी एरर्स को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे वाले टॉपिक्स को देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, जिसको हम लोग शॉर्ट में SDLC भी बोलते हैं, SDLC मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ टूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। ये हमारा एक तरीके का टूल है जिससे कि हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं हम लोग कितने टाइप के SDLC मॉडल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, किस में क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, कौन कब यूज होता है, सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक टॉपिक का नाम दे देगा, जैसे कि इसमें जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स की, तो किसी एक मॉडल का नाम दे देगा और बोलेगा इसको अच्छे से डिफाइन करो विद डायग्राम। और ये भी पूछता है कि इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस भी बताओ, ठीक है। तो सारी चीज़ें पूछता है, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या किनका क्या काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स के टाइप्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ SDLC मॉडल्स। सबसे पहला जो पॉइंट है, SDLC मॉडल्स मेक्स इट क्लियर व्हाट द प्रॉब्लम और गोल इज। तो ये क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और गोल क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है और गोल क्या है, दोनों को क्लियर कर देता है। दूसरा है, द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड विथ क्लैरिटी। क्लैरिटी के साथ इसको डेवलप किया जाता है। इफ़ अ की प्रोजेक्ट मेंबर लीव्स द डेवलपमेंट इन बिटवीन, अ न्यू मेंबर कैन पिक अप वेयर द लेफ्ट ऑफ। मतलब कि अगर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें कोई मेंबर क्या करता है, बीच में ही छोड़ देता है उस काम को, तो क्या होता है कि अगर कोई नया टीम मेंबर आता है तो उसको वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे पुराने वाले टीम मेंबर ने छोड़ा था। आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैन कंटिन्यूसली लूप अराउंड अंटिल इट इज परफेक्ट। वो तब तक उस लूप के अराउंड घूमता रहेगा जब तक कि ये परफेक्ट ना बन जाए, ठीक है। पांचवा पॉइंट, SDLC मॉडल्स प्रोवाइड्स मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस। ये हम एक मेथड प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग रिस्क एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि हमें क्यों नीड है SDLC मॉडल्स की, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ SDLC मॉडल्स, ठीक है। तो पहला है वाटरफॉल मॉडल, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्लासिक वाटरफॉल मॉडल। दूसरा है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। तीसरा है प्रोटोटाइप मॉडल। चौथा है स्पाइरल मॉडल, ठीक है। और भी दो होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन अभी चार होते हैं। चारों को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक एक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके दो टाइप और होते हैं, एक होता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, और जो लास्ट है वो होता है आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल, ठीक है। एक एक करके इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है वाटरफॉल मॉडल, जिसको क्लासिक वाटरफॉल मॉडल भी बोला जाता है। तो वाटरफॉल मॉडल इज द वेरी फर्स्ट SDLC मॉडल दैट इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सबसे पहला SDLC मॉडल है जिसको यूज किया गया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। इसको लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इन दिस मॉडल द आउटकम ऑफ वन फेज इज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट फेज। जैसे क्या होता है ना कि जो मतलब लिखा हुआ है, बिकॉज इन दिस मॉडल द आउटकम ऑफ वन फेज, जैसे एक फेज का जो आउटकम होता है ना, वो इनपुट होता है दूसरे फेज के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ द नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स ओनली व्हेन द प्रीवियस फेज कंप्लीट। तो अगला जो फेज है इसका तब स्टार्ट होता है जब पिछला वाला फेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके फेजेस को देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये है इसके फेजेस। सबसे पहले इसमें होता है फिजिबिलिटी स्टडी, फिर होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, फिर होता है हमारा डिज़ाइन, फिर होता है हमारा कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, फिर होता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, फिर होता है मेंटेनेंस, लास्ट फेज, ठीक। तो जैसे क्या होता है ना कि जो आउटकम होता है ना, जैसे आउटकम है इस फेज़ का, वो इस फेज़ के लिए क्या है, इनपुट का काम करेगा। इस फेज़ का जो आउटकम होगा इस फेज़ के लिए इनपुट का काम करेगा। इस फेज़ का जो आउटकम है इस फेज़ के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। ऐसे होता है। और ये फेज़, जैसे फेजेस जो है ना, ये फेज़ कंप्लीट हो जाएगा पहला वाला फिजिबिलिटी स्टडी का, तभी रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला फेज़ स्टार्ट होगा। ये नहीं कि ये अभी चल रहा है तब तक ये भी स्टार्ट हो गया, नहीं। पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही ये फेज़ स्टार्ट होगा, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर अगला फेज़ स्टार्ट होगा, फिर ये डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट होगा, फिर कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग का फेज़ स्टार्ट होगा। ऐसे एक एक करके होता है, ठीक है। पैरेलली कोई नहीं चलता है, सब सीक्वेंशियली चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करते हैं एक एक करके इसके बारे में अच्छे से। तो इसका जो पहला फेज़ है, ठीक है, वो है फिजिबिलिटी स्टडी। द गोल ऑफ दिस फेज इज टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ फिजिबल, मतलब पॉसिबल, टू डेवलप द सॉफ्टवेयर और नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस फेज़ का जो गोल है वो ये होता है, चेक करना कि जो हमारा
प्रोजेक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो डेवलप हो सकता है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ठीक है। तो फॉर दिस द अवेलेबल रिसोर्सेज आर एनालाइज्ड एंड चेक्ड इफ़ दे आर सफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट और नॉट। तो क्या होता है इसके लिए कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एनालाइज किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या ये सफिशिएंट है इसको डेवलप करने के लिए या नहीं। इस चीज़ को इसमें चेक किया जाता है। द फिजिबिलिटी कैन बी मेजर्ड इन फॉलोइंग टर्म्स। इस इन टर्म्स में इसको मेजर किया जा सकता है। पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी, इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज पॉसिबल विद करेंट टेक्नोलॉजी। क्या जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है उससे डेवलप हो सकता है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, अंडर दिस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एंड देन कंपेयर्ड विद द अवेलेबल बजट टू चेक वेदर इट इज़ सफिशिएंट फॉर डेवलपमेंट और नॉट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसमें चेक किया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि जो अवेलेबल बजट है, ठीक है, उसमें हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा बजट लगेगा, उसको इसमें चेक किया जाता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग की ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ठीक है, ऑपरेशन फिजिबिलिटी। दिस टाइप ऑफ फिजिबिलिटी इज यूज टू चेक वेदर द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर विल बी यूजफुल फॉर द यूजर्स और नॉट। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है वो यूजर्स के लिए यूजफुल है कि नहीं है, ठीक है, ऑपरेशनल है कि नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं है, उसको इसमें काम करेगा, कैसे करेगा, नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती है ऑपरेशन फिजिबिलिटी में। फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, को पहले ही बता चुका हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो फेज़ है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। दिस फेज आइडेंटिफाइज द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट देम प्रॉपरली। तो जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको इस फेज में आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रिपेयर कर लिया जाता है। टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन दिस फेज। दो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस और दूसरा है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक एक करके देखते हैं कि दोनों एक्टिविटीज़ क्या है। ऑल रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड देन एनालाइज टू चेक इफ इट इज़ कंप्लीट और नॉट। सबसे पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है और चेक किया जाता है कि ये कंप्लीट है कि नहीं रिक्वायरमेंट, ठीक है। इनकन्सिस्टेंस सॉरी इनकन्सिस्टेंसीज आर आल्सो रिमूव टू आइडेंटिफाई एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो जो इसमें इनकन्सिस्टेंसीज जो हैं, मुझे वर्ड बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, उसके लिए सॉरी, बट मैं बोल रहा हूँ इनकन्सिस्टेंसीज जो है ये इनको रिमूव कर दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए एक्चुअल रिक्वायरमेंट को, कि जो हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनकन्सिस्टेंसीज को हटा दिया जाता है। तो आगे बात करते हैं जो दूसरा था हमारा एक्टिविटी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये क्या, ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में द यूजर रिक्वायरमेंट्स आर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें एक एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि यूजर का रिक्वायरमेंट जो है वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारा जो तीसरा जो फेज़ है वो है डिज़ाइन फेज़। द गोल ऑफ डिज़ाइन फेज़ इज़ टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट इनटू सम स्ट्रक्चर दैट इज सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इसका जो गोल है ना डिज़ाइन फेज़ का, ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है ये कि एसआरएस डॉक्यूमेंट जो होती हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उसमें कन्वर्ट होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर करके उसमें स्ट्रक्चर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसको कुछ स्ट्रक्चर दिया जाता है डिज़ाइन फेज़ में जिससे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके, वो होता है डिज़ाइन फेज़ में काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फेज़ है वो है कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द पर्पस ऑफ कोडिंग फेज इज टू ट्रांसलेट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इनटू सोर्स कोड। तो इसका पर्पस जो है वो ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है ना, ठीक है, उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड में, ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। इस फेज़ में यही होता है कि सॉफ्टवेयर को जो डिज़ाइन किया गया होता है उसको सोर्स कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ईच कंपोनेंट ऑफ डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रोग्राम मॉड्यूल, ठीक है, हर एक जो डिज़ाइन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्राम मॉड्यूल के फॉर्म में, ठीक है। ड्यूरिंग यूनिट टेस्टिंग, अब क्या होता है कि कोडिंग के बाद यूनिट टेस्टिंग की जाती है। तो ड्यूरिंग यूनिट टेस्टिंग फेज ईच मॉड्यूल इज इंडिविजुअली टेस्टेड टू डिटरमाइन द करेक्ट वर्किंग ऑफ द मॉड्यूल्स। ड्यूरिंग यूनिट टेस्टिंग फेज ईच मॉड्यूल इज इंडिविजुअली टेस्टेड टू डिटरमाइन द करेक्ट वर्किंग ऑफ द मॉड्यूल्स। तो क्या होता है कि हर एक
मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि हर एक मॉड्यूल अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है हमारा यूनिट टेस्टिंग। फिर हमारा अगला जो है वो है हमारा इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। आफ्टर यूनिट टेस्टिंग, ये इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग जो है ये भी एक हमारा फेज़ है। आफ्टर यूनिट टेस्टिंग फेज, मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड इन अ प्लान्ड मैनर। यूनिट टेस्टिंग के बाद क्या किया जाता है कि जो मॉड्यूल्स है ना उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है एक प्लान्ड मैनर में। बट ऑल द मॉड्यूल्स कैनॉट बी इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल स्टेप, रेदर इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट इंक्रीमेंटली ओवर नंबर ऑफ स्टेप। तो एक स्टेप में इनको इंटीग्रेट नहीं किया जाता है, तो एक से ज़्यादा स्टेप्स लगते हैं इनको इंटीग्रेट करने में, तो किया जाता है। बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग की। तो सिस्टम टेस्टिंग इज कैरिड आउट व्हेन ऑल द मॉड्यूल्स हैव बीन सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड। तो सिस्टम टेस्टिंग को तब किया जाता है जब सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है और टेस्ट हो चुके होते हैं सारे मॉड्यूल्स उसके बाद। तो सिस्टम टेस्टिंग इज परफॉर्म फॉर चेकिंग इट्स कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए ही सिस्टम टेस्टिंग की जाती है कि ये जो है जो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा अगला लास्ट फेज जो है हमारा वो है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। 3 या 3 से ज़्यादा ये जो एक्टिविटीज़ नीचे हैं इनको परफॉर्म किया जाता है। इसमें पहला करेक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिंग एरर्स दैट वर नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। ठीक है, तो ये करेक्टिंग एरर्स को इसलिए मतलब किया जाता है मेंटेनेंस को, करेक्टिव मेंटेनेंस को कि इसमें क्या होता है कि एरर्स को करेक्ट किया जाता है जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज के ड्यूरिंग में डिस्कवर नहीं किया जा पाया था, उसको इसमें सॉल्व किया जाता है। ठीक है, करेक्ट करके फिक्स किया जाता है। परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, इंप्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम एंड इन्हेंसिंग द फंक्शनैलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव किया जाता है सिस्टम के और फंक्शनैलिटीज़ को इन्हेंस कर दिया जाता है सिस्टम के कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, परफेक्ट बना दिया जाता है उसको और कस्टमर के जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे। तीसरा है एडेप्टिव मेंटेनेंस, पोर्टिंग द सॉफ्टवेयर इन अ न्यू इन्वायरमेंट। जैसे क्या होता है ना कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको एक इन्वायरमेंट में से निकाल के दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है एडेप्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। सबसे पहला जो है क्या है, ये सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, दूसरा है सूटेड, ये आसानी से सिंपल है और आसानी से समझा जा सकता है। सूटेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हो, अच्छे से डिफाइंड हो कस्टमर के द्वारा। इलेबोरेट डॉक्यूमेंटेशन इज डन एट एवरी फेज ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल। हर एक जो फेज़ है ना, जिससे पहला था फिजिबिलिटी स्टडी, फिर था हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये हर एक फेज़ के बाद ना एक बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया जाता है। हर एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बाद, डेवलपमेंट साइकिल के बाद, हर एक साइकिल के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है इसमें। ठीक है, लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। आगे हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की वाटरफॉल मॉडल की। तो सबसे पहला क्या है, इसमें फीडबैक पाथ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक फेज़ पे हैं ना, तो आप बस प्रीवियस फेज़ पे जाके उसको, उसमें कोई एरर है तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसमें फीडबैक पाथ नहीं होता। दूसरा है डिफ़िकल्टी अकोमोडेटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको अगर चेंज होता है तो उसमें वापस से जाके प्रीवियस फेजेस में चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ ओवरलैपिंग फेजेस। ठीक है, फेजेस में ओवरलैपिंग नहीं होता है, वही फिर से मतलब कि एक फेज़ चल रहा है तो हम लोग प्रीवियस फेज़ में नहीं जा सकते इसमें। ठीक है, अगले फेज़ पे ही जा सकते हैं। लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन, इसमें कस्टमर से बहुत ही कम इंटरेक्शन होती है। रिस्क हैंडलिंग नॉट सपोर्टेड, इसमें रिस्क हैंडलिंग सपोर्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा SDLC मॉडल का टाइप था वो था आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। ये क्या है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज हैड टू यूज ड्यू टू इट्स लिमिटेशंस, सो एज अ सोल्यूशन आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज प्रपोज्ड। तो जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल था ना उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, तो इसीलिए हम लोग आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को प्रपोज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बोला जाए तो, विच इनकॉर्पोरेट्स ऑल द रिक्वायर्ड चेंजेस एंड मेक्स क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल यूजेबल एंड प्रैक्टिकल। इससे इसने क्या किया, इसको इन्हेंस कर दिया। ठीक है, पुराने वाला जो हमारा वाटरफॉल मॉडल था और इसको यूजेबल बना दिया और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया पहले से। This iterative waterfall model provides feedback paths from every phase to its preceding phases। ये क्या करता है ना, हमें आइटरेटिव पाथ प्रोवाइड करता है
आगे वाले फेजेस से पीछे वाले फेजेस तक जितने भी थे ना, उन सब में। अभी हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। यही सबसे बड़ा जो डिफरेंस है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में और क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल या फिर नॉर्मल जो हमारा वाटरफॉल मॉडल था, उसमें यही डिफरेंस है कि इसमें आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में फीडबैक पाथ होता है, उसमें नहीं था। ठीक है, तो इसका हम लोग डायग्राम वगैरह देखेंगे आगे तो अच्छे से समझ में वाटर आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल हमको। ये है इसका, ये हैं इसके फेजेस आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के। सबसे पहले है फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग और मेंटेनेंस। ठीक है, अब देखिए दोनों का जो मतलब फेजेस हैं वो सेम है, बट एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है फीडबैक पाथ की। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है, यहाँ पे फीडबैक पाथ है, यहाँ फीडबैक पाथ है, यहाँ फीडबैक पाथ है, हर एक जगह पे फीडबैक पाथ है। हम लोग इस फेज से प्रीवियस फेज पे जाकर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फीडबैक पाथ थ्रू विच वी कैन ट्रेवल टू प्रीवियस फेसेस फॉर एरर करेक्शन। एरर करेक्शन के लिए हम लोग प्रीवियस फेसेस में जा सकते हैं, जो कि हम लोग वाटरफॉल मॉडल में नहीं जा सकते थे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में और क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे एक नोट है, नो फीडबैक पाथ टू द स्टेज फिजिबिलिटी स्टडी हैव बीन प्रोवाइडेड। मतलब कि ये जो फीडबैक पाथ है, ये जो लाइन्स है ना, ये फिजिबिलिटी स्टडी नहीं है। फिजिबिलिटी स्टडी के पास कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है। ठीक है, बिकॉज वंस, क्योंकि एक बार जो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया ना, मतलब बिकॉज वंस प्रोजेक्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड इट इज़ नॉट ईजी टू गिव अप दैट प्रोजेक्ट। तो इतना आसान नहीं है उस प्रोजेक्ट को गिव अप कर देना, बंद कर देना। ठीक है, छोड़ देना। बात करते हैं हम लोग आगे एडवांटेजेस ऑफ आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि इसमें जितने भी फेजेस थे मैंने इनको डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने वाटरफॉल मॉडल में इनको पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो आपको यदि समझना है इसको, तो आप लोग प्रीवियस वाला जो मैंने वाटरफॉल मॉडल या फिर उसको क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल बताया था, उसमें आप लोग इसके फेजेस को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने उसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब किया। आगे बढ़ते हैं और इसमें एडवांटेजेस की बात करते हैं आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की। इसमें क्या है, फीडबैक पाथ इज अवेलेबल टू गो बैक टू द प्रीवियस फेसेस। प्रीवियस फेसेस पे जाने के पास हमारे पास इसमें फीडबैक पाथ होता है। दूसरा है सिंपल एंड इजी टू यूज, सिंपल होता है और इजी टू यूज होता है। फिर है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा होता है, उस समय पे रिक्वायर नहीं होता है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग अब डिसएडवांटेजेस की आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के। पहला तो है ये कि कोई भी फिजिबिलिटी स्टडी फेज के पास फीडबैक पाथ नहीं दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो है वो ये है कि नॉट सुटेबल वेयर रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग। ठीक है, वहाँ पे सूटेबल नहीं होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही हों। फिर है तीसरा, नो प्रोसेस फॉर रिस्क हैंडलिंग। यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं होता है रिस्क हैंडलिंग के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा, ये हमारा हो गया आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। मैंने आप लोगों को अभी तक दो मॉडल्स पढ़ाए हैं। एक जो है हमारा वो है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, जिसको हम लोग वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो हमारा आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, दोनों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल की। ठीक है, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है ना, प्रोटोटाइप मॉडल इज कंसीडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। क्या है कि एक्सटेंशन है, मतलब कि उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है प्रोटोटाइप मॉडल। इन दिस मॉडल प्रोटोटाइप ऑफ द एक्चुअल सॉफ्टवेयर इज बिल्ड बिफोर द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है ना कि जो हमको सॉफ्टवेयर बनाना है ना, एक्चुअल डेवलपमेंट करना है जिस सॉफ्टवेयर का, उसका एक यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाया जाता है। एक ऐसे उसका एक डुप्लीकेट वर्जन बनाया जाता है, एक उसका छोटा सा एक नमूना बनाया जाता है। ठीक है, जिसको कि कस्टमर को दिखाया जाता है। अगर कस्टमर को पसंद आता है तो उसको डेवलप किया जाता है, नहीं तो फिर उसको चेंज करके फिर दूसरा प्रोटोटाइप बनाया जाता है। ठीक है, उसको फिर कस्टमर को दिखाया जाता है। प्रोटोटाइप इज अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। टॉय इम्प्लीमेंटेशन है एक सिस्टम का। बाय यूजिंग दिस प्रोटोटाइप द क्लाइंट कैन गेट एन एक्चुअल फील ऑफ द सिस्टम एंड कैन सजेस्ट चेंजेस इफ नीडेड। तो क्या कर सकता है कि जो हमारा क्लाइंट है वो उससे एक्चुअल फील ले सकता है सिस्टम का, और उसमें जो चेंजेस की ज़रूरत है उसको वो बता सकते हैं कि इसमें ये चेंज करना है। बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक द रिक्वायरमेंट्स आर मॉडिफाइड एंड अकॉर्डिंगली प्रोटोटाइप इज ऑल्सो रिफाइंड। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर फीडबैक के बाद से रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई किया जाता है और उसके अनुसार फिर से प्रोटोटाइप को बनाया जाता है। ये जो प्रोसेस है तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कस्टमर जो है वो अप्रूव ना कर दे, प्रोटोटाइप को अप्रूव कर देगा फिर डेवलपमेंट फेज में जाएगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या है। आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल के फेजेस, ठीक है। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर है क्विक डिजाइन, ठीक है। उसके बाद से क्या किया जाता है, प्रोटोटाइप बनाया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कस्टमर इवेल्युएशन। सबसे पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाएगा कि यूज़र को चाहिए क्या, क्लाइंट को क्या चाहिए। फिर उसकी एक डिज़ाइन बनाई जाएगी, फिर डिज़ाइन से एक प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। फिर प्रोटोटाइप को कस्टमर को दिखाया जाएगा, कस्टमर इवेलुएट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स को फिर चेंज किया जाएगा, ठीक है। कस्टमर चेंज करेगा रिक्वायरमेंट्स को, फिर नया डिज़ाइन बनाया जाएगा, फिर से प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। अगर वो प्रोटोटाइप कस्टमर एक्सेप्ट करता है फिर आगे के फेजेस होंगी, ठीक है। फिर से डिज़ाइनिंग होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होगा कोडिंग, फिर होगा टेस्टिंग, फिर होगा हमारा मेंटेनेंस, ठीक है। कस्टमर इवेल्युएशन तक हमारा क्या है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आइटरेटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, और इसमें हर एक जगह पे फीडबैक पाथ दिया हुआ है, ठीक है। डिज़ाइन से लेकर के टेस्टिंग तक फीडबैक पाथ है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके फेसेस की। तो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है कस्टमर से, ठीक है, जिससे कि डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सके। क्विक डिज़ाइन क्या है, आफ्टर गैदरिंग रिक्वायरमेंट अ रफ आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड एंड डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कम्प्लीटेड, ठीक है। तो एक रफ आइडिया हमें मिल जाता है और डिज़ाइनिंग जो प्रोडक्ट का है वो कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि टेम्परेरी बेसिस पे इसको डिज़ाइन किया जाता है, जिससे कि फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स को इसमें किया जा सके। उसके बाद तीसरा क्या है, प्रोटोटाइप बनाया जाता है। बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टेम्परेरी बेसिस। टेम्परेरी बेसिस पे क्या किया जाता है, एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाया जाता है, एक टॉय बनाया जाता है, ठीक है, जिसको कि कस्टमर को दिखाया जाता है। चौथा जो है वो है कस्टमर इवेल्युएशन ऑफ प्रोटोटाइप। ये सब फेजेस हैं उसके। आफ्टर बिल्डिंग द प्रोटोटाइप इट इज़ हैंड ओवर टू द कस्टमर फॉर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के लिए कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अगर ये जो प्रोटोटाइप है वो सभी रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है जिसको कस्टमर्स ने बताए थे, अगर करता है तो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट को आगे बढ़ा करके उसको डेवलपमेंट की जाएगी। अगर नहीं तो फिर क्या किया जाएगा कि फिर से दोबारा कोई प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, उसके बाद से फिर से कस्टमर को दिखाया जाएगा। फिर कस्टमर अगर उसको अप्रूव करता है तब जा करके डेवलपमेंट किया जाएगा, नहीं तो फिर से चेंजेस उसमें किए जाएंगे। फिर है रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमर सजेशन। इफ कस्टमर सजेस्ट एनी चेंजेस आफ्टर द इवेल्युएशन ऑफ द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को इवेल्युएट करने के बाद अगर कस्टमर इसमें कुछ चेंजेस चाहता है तो इस फेज़ को किया जाता है। इस फेज़ में क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट पहले था ना उसमें कुछ चेंजेस की जाती हैं, ठीक है। और इस फेज़ को तब तक चलाया जाता है जब तक कस्टमर एक्सेप्ट न कर ले प्रोटोटाइप को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर। एरर्स को पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है इस प्रोटोटाइप मॉडल में, ठीक है। क्विकर यूजर फीडबैक इज अवेलेबल, ठीक है, यूजर फीडबैक भी अवेलेबल होता है। यूजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट। यूजर्स जो होते हैं डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि अगर जब तक वो हमारा जो क्लाइंट है या कस्टमर है जब तक अप्रूव नहीं करेगा प्रोटोटाइप को तब तक डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, तो एरर के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा तो एक चीज़ है कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें बार बार चेंजेस होते रहते हैं प्रोटोटाइप में, इसलिए इसका कॉस्ट भी हाई रहता है और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा इसका ज़्यादा रहता है, इसलिए इसके डिसएडवांटेजेस ये सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा जो हमारा SDLC मॉडल है, स्पाइरल मॉडल, ठीक है। ये क्या है, इफ़ वी वांट टू एनालाइज द रिस्क एट इनिशियल लेवल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देन दिस मॉडल इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर हम लोग इनिशियल लेवल पे ही, स्टार्टिंग लेवल पे ही हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसी भी रिस्क को एनालाइज करना चाहते हैं ना, तो सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो है हमारा स्पाइरल मॉडल। ये मॉडल क्या है ना, स्पाइरल के जैसा दिखता है, जिसमें बहुत सारे लूप्स बने होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक हमारा एक स्पाइरल है, बहुत सारे इसमें लूप्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें टोटल 4 फेजेस हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है ना कि ईच लूप ऑफ द स्पाइरल रिप्रेजेंट्स अ फेज ऑफ द, हर एक जो लूप है ना वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो है वो है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। दूसरा जो है वो हमारा आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। तीसरा जो है वो है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। फिर चौथा जो है हमारा वो है रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। देखिए कि स्पायरल के जैसे घूमे हुए हैं टोटल, ठीक है।
और इसमें जो आप लोग देख रहे होंगे ये R1 R2 जो है, R1 R2 जो है इसमें वो हमारा रेडियस है। रेडियस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। और एंगुलर डायमेंशंस जो है वो हमारे प्रोग्रेस को दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग अब इसके एडवांटेजेस ऑफ द स्पायरल मॉडल की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो ये है, रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म्ड अर्लियर। तो रिस्क का जो एनालिसिस है वो पहले ही कर लिया जाता है, इनिशियल स्टेज पे ही। दूसरा जो है एडवांटेज वो है कॉस्ट एस्टिमेशन इज इजी ड्यू टू फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंट। कॉस्ट एस्टिमेशन बहुत ही ईजी होता है क्योंकि फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंट होता है इसलिए। तो देखो, कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब होता है ना कि पहले से अनुमान लगा लिया जाता है कि कितना कॉस्ट लगेगा। तो ये इजी होता है कॉस्ट एस्टिमेशन, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के किया जाता है इसलिए। कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, विच सेटिस्फाइज क्लाइंट इजीली, जिससे कि जो क्लाइंट है वो बहुत ही आसानी से सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं, अच्छे से मैच कर जाती हैं जो डेवलप्ड प्रोडक्ट होता है उससे, ठीक है। क्वालिटी रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है बहुत ही अच्छा क्वालिटी रिजल्ट होता है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें स्पायरल मॉडल की, तो सबसे पहला तो जो ये एक्सपेंसिव होता है और टाइम टेकिंग होता है। फिर क्या, मैनेजिंग टाइम को मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, और मेंटेनेंस इस मॉडल का इतना आसान नहीं होता है। और इसमें एक्सपर्टाइज बहुत ही ज़रूरी है, मतलब एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे हम लोग, जो हमारा लास्ट है वो है आइटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल, जिसको इंक्रीमेंटल मॉडल भी बोला जाता है और इवोल्यूशनरी मॉडल, ठीक है। ये 3 नामों से इसको जाना जाता है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जब 5 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग इनके एक एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पहले आई हुई हैं, और ऐसे करेंगे जिससे कि और भी हमें आसान हो जाए, जिससे कि पेपर अगर घूमता भी है, पेपर घुमाया भी जाता है, पेपर हार्ड भी आता है, तो भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जो इसका लास्ट टॉपिक है आइटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल। तो जो हमारा आइटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल है, इन दिस मॉडल द सॉफ्टवेयर इज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स विच आर इंक्रीमेंटली डेवलप एंड डिलीवर टू द यूज़र। इसमें क्या होता है कि जो मॉडल होता है ना, इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसको तोड़ा जाता है अलग अलग मॉड्यूल्स में, उसके बाद से उनको अलग अलग डेवलप किया जाता है, उसके बाद यूज़र को डिलीवर किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, फिर उसके बाद से डिज़ाइन होगा, फिर कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन होगा, टेस्टिंग होगा, डिप्लॉय होगा, हर एक मॉड्यूल में यही चीज़ें होंगी, ठीक है। ये हमारा फेजेज़ हैं हर एक मॉड्यूल की। जैसे कि मान लीजिए ABC जो हमारा मॉड्यूल है एग्जांपल के लिए, तो A है, ठीक है, फिर AB है, फिर ABC है। तो यहाँ पे क्या है ना, ABC जो है, हियर द मॉड्यूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर सक्सेसिवली डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड टू द यूजर्स अंटिल द डिजायर्ड सिस्टम इज रिलीज्ड, ठीक है। जब तक कि तब तक मतलब सिस्टम को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक सारे मॉड्यूल्स अच्छे से सारे जो फेजेस हैं मॉड्यूल्स के वो अच्छे से कंप्लीट ना हो जाए तब तक, ठीक है। ईच मॉड्यूल फॉलोज द आइटरेटिव वाटरफॉल डेवलपमेंट फेजेस, दैट इज। और ये जो हमारा मॉड्यूल है, हर एक मॉड्यूल जो है डेवलप होता है वो क्या है कि वो आइटरेटिव वाटरफॉल डेवलपमेंट फेज को फॉलो करता है। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है। तो आई होप कि आपको यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझाया, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एक भी टॉपिक नहीं मैंने इसमें लेफ्ट किया है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे होता है हमारा यूनिट एंड, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को, जो अरबिया क्लासेस है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और भी सब्जेक्ट्स जो हैं उनको इस चैनल पे अपलोड करूँ और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। थैंक यू।